नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। देखिए, मोदी सरकार ने फैसला किया है कि सेकुलरिज्म की ओट में वक्फ बोर्ड जो मनमानी कर रहा था, अब उस पर रोक लगाई जाएगी। जैसी कि खबरें आ रही हैं, मोदी सरकार वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए संसद में विधेयक लाने जा रही है। कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं, खासकर वो लोग जो मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझते हैं और उनको हर तरह की मनमानी करने के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी की एक और मुस्लिम विरोधी इनिशिएटिव है। मैं आपको बताऊंगा, उदाहरण देकर बताऊंगा कि कैसे और क्यों वक्फ बोर्ड की नकेल कसना जरूरी था और मोदी सरकार ने क्यों यह कदम उठाया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको बताएं कि चुनाव में 2024 के चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी ने बड़ा स्पष्ट किया था कि किस तरह से इस देश में लैंड जिहाद चलाने की कोशिश हो रही थी। तो सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने लैंड जिहाद के ऊपर ये तगड़ा प्रहार किया है। ये जो विधेयक आने वाला है, जैसी खबरें आ रही हैं। अब देखिए, कांग्रेस के राज में वक्फ बोर्ड को जो बेहिसाब छूट दी गई थी, बेहिसाब पावर दिए गए थे, उसके बाद वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकती है। समझ रहे हैं आप? ये मुसलमानों का वोट पाने के लिए कांग्रेस किस हद तक जा सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। नरेंद्र मोदी इस बात को समझ गए थे और इसीलिए उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। आज भले ही लोग ये कहते हो कि नरेंद्र मोदी के पास पूरा बहुमत नहीं है, पूरी बहुमत की सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार ने ये हिम्मत दिखाई है और ये विधेयक अभी संसद में आने वाला है। अब देखिए, 2013 में कांग्रेस की जो सरकार थी, यूपीए की सरकार, उसने कानून में जो बदलाव किए उससे वक्फ बोर्ड की शक्ति कई गुना बढ़ गई। अब जो संशोधन हुआ, उस अधिनियम की धारा 40 के तहत राज्य वक्फ बोर्डों को यह अधिकार मिल गया कि कोई भी संपत्ति वक्फ की संपत्ति है या नहीं, वो इसका फैसला कर सकते हैं। ये सुन्नी वक्फ है या शिया वक्फ है, ये सारा फैसला वो करेंगे और वो फिर उसको चुनौती देना भी मुश्किल है। अब मैं आपको बताता हूं, एक उदाहरण देकर के आपको बताऊंगा कि किस तरह से वक्फ बोर्ड की ये जो शक्ति है वो गलत तरीके से इस्तेमाल की गई। और ये वाकया है 2022 का, जब तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने 1500 साल पुराने एक मंदिर के ऊपर, वो मानेर दियावल्ली चंद्रशेखर स्वामी का मंदिर है तमिलनाडु में, वहां पे उस मंदिर पे उसने मालिकाना हक ठोक दिया। अब मंदिर के पास तमिलनाडु के तिरुचि जिला है, वहां पे उसके तिरुचेंथुरई गांव और उसके आसपास करीब 369 एकड़ जमीन है। अब वहां के एक स्थानीय किसान राजगोपाल ने, और जब उनकी कृषि की भूमि थी, जमीन खेती की भूमि थी, जब वो बेचने जा रहे थे तो वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया। राजगोपाल को वहां के अधिकारियों ने, जो लोकल अथॉरिटीज थे, उन्होंने बताया कि भाई उसकी जो 1.2 एकड़ की जमीन है वो तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की है और इसे बेचने के लिए उसे वक्फ बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। अब सोचिए, वो जो किसान है वो तो दंग रह गया, उसे तो इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। अब सब ऑफिस रजिस्ट्रार ने उनको कहा कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड से भूमि के ओनरशिप का दावा करने वाला 20 पेज का दस्तावेज भी प्राप्त हुआ है। तो उनको दिया 20 पेज का दस्तावेज, जिसमें यह बताया गया कि ये जो वक्फ बोर्ड है उसका उस जमीन के ऊपर कब्जा है। अब तो अपनी जमीन है, उसके ऊपर वक्फ बोर्ड का कब्जा है, ये देखने के बाद और ये कागजात देखने के बाद राजगोपाल बिल्कुल दंग रह गए। और उन्होंने जब अपने कागजात चेक किए तो उन्हें पता चला ऐसा कोई दावा तो उनके पास है नहीं। तो ये वक्फ बोर्ड का जो अधिकार था, यूनिलैटरली, एक तरफा किसी भी जमीन को वो वक्फ बोर्ड की जमीन घोषित कर सकते हैं और फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब हुआ क्या कि गांव के लोग जो शुरू में इन दावों पर यकीन नहीं कर रहे थे, तो वो चले गए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, जिला प्रशासन के पास। अब वहां पता चला कि इस क्षेत्र में मुसलमानों के रहने के बारे में कोई सबूत पहले का था ही नहीं और ये कागज जो उपलब्ध थे वहां पे, उससे यह साबित होता था कि 1927-28 में वहां पुनर्वास इन लोगों का हुआ था। अब जो ये लोग जब गए वहां पे जिला प्रशासन के पास, तो उनको बताया गया कि तिरुचेंदुरई गांव की सारी जमीन वक्फ बोर्ड की है और अगर कोई इसे बेचना चाहता है तो उसे चेन्नई स्थित बोर्ड से एनओसी लेनी होगी। आप सोचिए,
वो किसी की भी जमीन ले सकते हैं, बोलेंगे ये वक्फ की जमीन है, और आप कुछ नहीं कर सकते। आपको फिर जाकर के इन सारी प्रक्रियाओं में उलझना होगा, आपको इसकी कोई जानकारी भी नहीं है, और वक्फ बोर्ड कहेगी कि ये जमीन हमारी है। अब ये और बात है कि वहां के जिला प्रशासन ने बाद में इसका इन्वेस्टिगेशन किया और कहा कि भाई जैसे पहले से काम चल रहा था अभी वैसे ही चलेगा और आगे इन्वेस्टिगेशन उसमें होगा। ये तो चलिए, ये एक उदाहरण मैंने आपको दिया। अब ऐसे कोई एक घटना हुई हो ऐसी बात नहीं है। तमिलनाडु में ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, दूसरी जगहों पे भी आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जहां पे ये वक्फ बोर्ड खुल करके अपनी मनमानी कर रहा है। अब देखिए, मजे की बात यह है कि जो मुसलमान पक्ष है, अब मुश्किल क्या है कि अगर वक्फ बोर्ड ने किसी जमीन को कह दिया कि वक्फ की संपत्ति है तो उसको वापस लेना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मुसलमान पक्ष का यह कहना है कि इस्लाम के अनुसार इस्लामिक भूमि स्वामित्व की अवधारणा, जो कंसेप्ट है इस्लामिक लैंड की ओनरशिप की, वो ये कहती है कि एक बार वक्फ हमेशा वक्फ। अगर एक बार कोई जमीन वक्फ की जमीन हो गई तो वो हमेशा वक्फ की जमीन होगी। तो जब मुसलमानों के स्वामित्व वाली भूमि वक्फ हो जाती है तो वह कभी भी गैर मुसलमानों को वापस नहीं मिल सकती। अब समझिए, ये एक रिलीजियस मामला बन जाता है। जो टाइटल का केस है वो भी एक रिलीजियस मामला बन जाएगा। अब सेकुलर, नॉन सेकुलर, ये सारे मुद्दे उसमें आ जाएंगे। अब ये जो बेतुका दावा है ये कहां से आया है? ये देखिए, सब कांग्रेस के जमाने में, ये 1995 में वक्फ बोर्ड तो बहुत पहले बना, नेहरू जी के टाइम में बना, लेकिन 1995 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने इस वक्फ अधिनियम को और भी मजबूत कर दिया। अब आप देखिए कि 2009 में लगभग 4 लाख एकड़ जमीन होती थी वक्फ की, जो आज की तारीख में बढ़कर लगभग 8 लाख एकड़ में फैल गई है, और लगभग 8,54,000 से ज्यादा ऐसी संपत्तियां हो गई हैं। ये लगातार बढ़ता जा रहा है बेहिसाब। और उसकी एक खास वजह यह भी है कि वक्फ बोर्ड जिस जमीन की भी मर्जी होती है उसको कह देता है कि ये तो वक्फ की जमीन हो गई, और एक बार वक्फ का हो गया तो वो इस्लाम का हो गया। अब आप उसको वापस नहीं ले सकते। अगर आप वापस लेने की कोशिश करेंगे तो फिर वो होगा कि भाई सांप्रदायिक आधार पर मुसलमानों को दबाया जा रहा है। अब ये जो नया कानून बन रहा है उसमें ये व्यवस्था होगी। नरेंद्र मोदी ने इन सारी चीजों को देखा, और जैसा उन्होंने कहा था चुनाव के पहले कि लैंड जिहाद इस देश में चल रहा है, तो उसको टैकल करने के लिए अब जो नए संशोधन होंगे उसमें यह व्यवस्था होगी कि वक्फ बोर्ड अब एक तरफा इस तरह का डिक्लेरेशन नहीं कर पाएगा कि यह जमीन वक्फ की जमीन है। इसमें यह वक्फ की जमीन डिक्लेयर करने से पहले उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। यह बहुत जरूरी है। अब विधेयक में कई राज्य बोर्डों द्वारा दावा की गई विवादित संपत्तियों को नए सिरे से वेरीफाई करने की भी बात कही गई है। अब देखिए, करीब 30 वक्फ बोर्ड हैं इस देश में, अलग अलग राज्यों में, और उन सबों ने इस तरह की बहुत सारी जमीन को वक्फ की जमीन घोषित कर रखी है। तो जब नए अमेंडमेंट्स आ जाएंगे तो इन सब पे रोक लग जाएगा, और ऐसे डिक्लेरेशन से पहले उनको वेरीफाई करना पड़ेगा। इस नए जो संशोधन आ रहे हैं उसमें एक चीज और भी है कि महिलाओं को एम्पावर करने की बात कही गई है। क्योंकि अभी जो वक्फ बोर्ड बन रहे हैं, चाहे सेंटर के हो या स्टेट गवर्नमेंट्स में हो, वहां महिलाओं की एंट्री नहीं है। लेकिन नया विधेयक जो है वो कहता है कि हर राज्य बोर्ड में 2 महिलाएं होंगी, और जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड होगा उसमें भी 2 महिलाएं होंगी। तो इसमें महिला एम्पावरमेंट और वो जो गरीब तबका है मुसलमानों का, उसके भी एम्पावरमेंट की बात नए अमेंडमेंट्स में कही गई है। तो नए वक्फ बोर्ड में जो नए अमेंडमेंट्स होंगे उसमें एक चीज और भी है। देखिए, वक्फ बोर्ड इसलिए भी बनाया जाता है कि वक्फ की जो संपत्ति होती है उससे जो आमदनी होती है वो गरीबों के कल्याण के लिए लगाया जाए। लेकिन इस वक्त इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड के जो लोग हैं वो अपने फायदे के लिए इन संपत्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो गरीबों को चैरिटी के लिए जो काम होने चाहिए वो इन संपत्ति से जो आमदनी हो रही है उससे नहीं हो रहा है। तो सरकार ने ये कोशिश की है कि इस तरह का जो अनब्राइडल्ड पावर जो इन लोगों को मिल गया है और अपनी जो मनमानी ये कर रहे हैं, और एक तरह से जो लैंड जिहाद चल रहा है इस देश में, और उस संपत्ति से जो आमदनी है वो मुट्ठी भर लोग हैं जो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह से महिलाओं को उसमें एंट्री नहीं दी जाती है तो महिलाओं को वहां एंट्री मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये किसी भी जमीन को जाकर के वक्फ की जमीन घोषित कर देना, ये जो बिल्कुल बेलगाम जो वक्फ बोर्ड हो चुका था उसको रोकने की ये कोशिश है। और नरेंद्र मोदी अपने वायदे को पूरा कर रहे हैं कि लैंड जिहाद पर वो रोक लगाएंगे। अब देखिए, ये जो संशोधन लाए जा रहे हैं उस पर सबसे ज्यादा तकलीफ किसको है? सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं लोगों को है जो
कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, और अखिलेश यादव उनमें सबसे पहले हैं। अखिलेश यादव का क्या कहना है? अखिलेश यादव का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि वो मुसलमानों को पसंद नहीं करती, उनको मुसलमान पसंद नहीं है, इसलिए वो इस तरह का संशोधन इसमें करने जा रही है क्योंकि वो स्वभाव से इस्लाम मुस्लिम के विरोध में है। अब आप सोचिए, मुद्दों पे अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा। वक्फ बोर्ड ने जो बेलगाम होकर के जो निर्णय लिए, जिस तरह से जमीनों को वक्फ की संपत्ति घोषित करती रही, तो फैक्ट्स पे अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्लिम कार्ड खेला, क्योंकि मुस्लिमों को वो अपना वोट बैंक समझते हैं और उनका तुष्टीकरण करना यही उनकी राजनीति का सेंटर पॉइंट है, फोकल पॉइंट है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये तो बस बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है, इसलिए वो इस तरह का अमेंडमेंट कर रही है। अब अखिलेश अकेले नहीं है, कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है, क्योंकि कांग्रेस भी उसी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है और मुस्लिमों को तुष्टीकरण करके अपने सीट जीतने का ख्वाब देखते रहती है। अब कांग्रेस से एक नेता है नसीम खान, उन्होंने वही कहा जो मैंने आपको पहले बताया। उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक बार वक्फ तो हमेशा वक्फ। उन्होंने कहा कि अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि वक्फ जो एक्ट है उसमें कोई चेंज हो, कोई अमेंडमेंट हो। वक्फ बोर्ड के नियम बहुत स्पष्ट हैं, एक बार वक्फ हमेशा वक्फ, ये उन्होंने कहा। अब भाई आपकी कोई दादागिरी है क्या? इस देश में संविधान है और जिस संविधान की रक्षा की बात आपके नेता करते हैं, राहुल गांधी करते हैं, आज भले वो चुप हैं, बोल नहीं रहे हैं, तो संविधान में ये प्रावधान है, पार्लियामेंट को अधिकार है इस तरह के एक्ट को संशोधित करने का। तो आप कहेंगे कि अगर इसमें संशोधन होगा तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब वो तो होने वाला नहीं है। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इनकी ये लोग खुद और इनकी पार्टियां इनका विरोध तो कर ही रहे हैं। अब बाकी लोग तो आप समझते ही हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये सब मिलकर के ये मैसेज दे रहे हैं कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है इसलिए वो इसमें संशोधन कर रहे हैं और हम लोग इसको अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ठान लिया है, भाई आप कौन होते हैं इसको रोकने वाला? अगर संसद इसमें संशोधन करती है तो संसद का अधिकार है। और ये चीजें जो गलत हो रही हैं तमिलनाडु से लेकर के देश के सारे हिस्सों में, जिस तरह से आप एक तरह से लैंड जिहाद करने का आरोप लग रहा है और कई जगह प्रमाण है इसके, तो संसद का ये अधिकार है कि इसमें संशोधन किए जाए। अब सवाल ये है कि इस देश में कानून की सुप्रीमेसी रहेगी या नहीं रहेगी, या ये लोग जो मुसलमानों को अपना वोट बैंक बना करके उनको मनमानी की छूट दे रहे हैं कि आप किसी की भी जमीन हड़प लो, ये कह के कि वक्फ की जमीन है, ये उनकी चलेगी क्या? और ये लोग अभी तक कह रहे थे कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, और संविधान ही संसद को ये अधिकार देता है कि वो इस तरह के एक्ट में संशोधन कर सके। ये वही लोग हैं जो संविधान की भावना को चोट पहुंचा रहे हैं और मुसलमानों को वो एक मैसेज दे रहे हैं कि तुम कुछ भी गलत करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। उनको ये समझना चाहिए कि इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा और जो सोशल फैब्रिक है वो भी बिल्कुल डैमेज होगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।